नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट, वोटर कट्टा किसका नफा। जी हां, बिहार में चल रही वोटर रिफॉर्म की प्रक्रिया अपने आखिरी फेज में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में ऐसे वोटर्स की तादाद 35 लाख से बढ़कर करीब 37 लाख तक पहुंच गई है, जो अपने पते पर मिले ही नहीं। इनमें से कुछ की मौत हो चुकी है, कुछ अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ वोटर्स दूसरी जगहों पर रजिस्टर्ड भी पाए गए। ऐसे में बीएलए की ओर से क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद भी अगर यह जानकारी सही पाई जाती है तो इन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग से चलाए जा रहे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में अब तक 95% वोटर्स शामिल किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 7,89,69,844 वोटर्स में से 7,48,68,631 वोटर्स का सत्यापन हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों की माने तो अब तक 90% फॉर्म भरे जा चुके हैं। लगभग 5% वोटर्स अपने पते पर पाए गए। इनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ दूसरी जगहों पर ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित कर दिए गए, जबकि कुछ एक अधिक स्थानों पर पंजीकृत भी हुए हैं। जिन वोटर्स का सत्यापन नहीं हो पाया है उनके लिए फॉर्म्स को जमा करवाने का काम अभी भी जारी है और लगभग 5% गणना फॉर्म अभी भी प्राप्त किए जाने बाकी हैं। बस 7 दिन बचे हैं, फिर वोटर्स रिफॉर्म का काम खत्म हो जाएगा। 35 लाख वोटर्स कट जाएंगे। किसका नुकसान हो रहा है, किसका नफा हो रहा है? चुनाव आयोग की रिफॉर्म प्रक्रिया, वोटर रिफॉर्म प्रक्रिया की वजह से आने वाले वक्त में बिहार में सियासत और गरमाने जा रही है। वैसे ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि चुनाव आयोग ने वोटर रिफॉर्म को लेकर क्या क्या ताकीद की है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। 37 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं, यह अंदाजा या इम्कान इलेक्शन कमीशन को है। इसके अलावा सत्यापन प्रक्रिया में अब तक करीब 95% वोटर्स शामिल किए जा चुके हैं, जिसके बारे में जानकारी चुनाव आयोग साझा कर चुका है। कुल वोटर्स की संख्या 7,89,69,844 है, यानी मोटा मोटा 8 करोड़ वोटर्स बिहार में हैं जो वोट करने जा रहे हैं। इनमें से करीब 7.5 करोड़ के आसपास वोटर्स का सत्यापन हो चुका है। सही पाया गया है कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 90% से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि फॉर्म भरे ही नहीं गए, ये डेटा या आंकड़े फर्जी है। इसके अलावा करीब 5% वोटर्स अपने पते पर नहीं पाए गए हैं और उनके बारे में जांच पड़ताल की गई तो उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में पाया गया। करीब 5.2% गणना फॉर्म अभी भी रिसीव होना बाकी हैं, यानी काम लगभग पूरा हो चुका है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और इस आरोप का जवाब सरकार वक्त वक्त पर दे भी रही है। बिहार की वोट केमिस्ट्री भी जरा समझ लीजिए। मुस्लिम वोटर्स करीब 14% हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित वोटर्स की संख्या करीब 19 और 2 और करीब 15% के आसपास है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसके जरिए पूरी कवायद को साधने की कोशिश है। अगर सवर्ण वोटर्स की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, भुइयार, वैश्य, ये ऐसे वोट बैंक्स हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। 7 दिन का वक्त बाकी है। सवाल बहुत बड़ा है। 35 लाख वोटर कट गए, किसका नफा, किसका नुकसान? पैनल से आपका तारुफ करा देता हूं। भूपेंद्र यादव मेरे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आरजू खान कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ही इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ आरजेडी। इसके अलावा यश भारती मेरे साथ है, इज ए स्पोक्स पर्सन फॉर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरिता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरिता जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सवालों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं यश भारती जी से, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। यश भारती, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई सारा काम खत्म हो चुका है, 90-95% फॉर्म भरे जा चुके हैं, करीब 35 से 37 लाख वोटर कट रहे हैं। इसी का तो सारा खेल था और इसीलिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि ये टाइमिंग सही नहीं है, ये टाइमिंग सही नहीं है। और लगातार इलेक्शन कमीशन भी ये कहता रहा कि टाइमिंग बिल्कुल सही है, हम 1 महीने में सारा काम कर लेंगे, 7 दिन का वक्त बचा है, अभी भी 10% 12% काम बाकी है। लेकिन जो वोटर्स कट गए उनका क्या? यश भारतीय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ने, आम जनता ने ये बताया, ये दिखाया जी किस तरीके से नाम जोड़, जिस तरीके से। जी यश, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जिस तरीके से खाली फॉर्मों पे साइन करा करके उससे अपलोड किया जा रहा,
ये पारदर्शिता दिख रही है चुनाव आयोग की। हम्म। और सबसे मजेदार बात यह है अमित भाई, प्लीज सर ग्राफिक्स रखिए, ग्राफिक्स रखिए। जी जी यश भारती। सबसे मजेदार बात यह है कि बटन दबाइए चुनाव आयोग का, आवाज निकलती है भाजपाइयों की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है हम्म। भाई? जिसके सवाल उठ रहा है, जिससे की गलती बताई जा रही है, वो जवाब देना। हम्म। भाजपा को क्या लेना देना भाई चुनाव आयोग से? हम्म। इसीलिए इस रिश्ते में ज्यादा लगता है कि इस चेहरे के पीछे आखिर काम कौन कर रहा है। नाम चुनाव आयोग है, लेकिन काम भाजपा कर रही है। ये खुद भाजपा ही बताते हैं। भाई कोई भी गलत काम हो रहा है, वोटर का नाम कट रहा है, तो ये कैसे पता कि ये भाजपा को वोट नहीं जा रहा है? तो कोई भी वोटर हो, देश के नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपना वोट डाले, अपनी सरकार चुने, और उसका वोट कहां जा रहा है उसको पता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह जानकारी से बड़ी दिक्कत है, और यही इससे पहले किताबें छाप छाप के बताते थे, बड़े बड़े सेमिनार करते थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को सड़क पे लेके घूमते थे, चुनाव आयोग में शिकायत करते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाते थे जी। और आज वही काम जब विपक्ष कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं और खड़ी दिखाई दे रही है जी। तो ये सब चीजों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर मामला क्या है। और दूसरी बात, पूरे देश भर में किसी प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पलायन होता है तो वो बिहार से होता है जी। अब आपको व्यक्ति रोजी रोटी की तलाश में या पढ़ाई के लिए जिस तरीके से अध्ययन में जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सर्वाधिक आईएएस जो है वो बिहार देता रहा है, तो जो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में जाएं, चाहे वो मेरठ में, चाहे वो इलाहाबाद जाएं या कहीं और जाएं, तो वो पते पे तो नहीं मिलेंगे भाई। शिक्षा के लिए वो बाहर जाएंगे। जब नीतीश कुमार जी माहौल नहीं बना पाए शिक्षा का, भारतीय जनता पार्टी माहौल नहीं बना पाई शिक्षा का बिहार के अंदर, तो वो बाहर जाएंगे जी। तो जब घर के पते पे आप कह रहे हो कि नहीं मिले हैं, तो वही कहां मिले, कहां है, क्या उनका नाम वहां जुड़ा हुआ है? पारदर्शिता शॉर्ट टर्म में कैसे लेके आएंगे? तीसरा सबसे बड़ा सवाल जी अमित भाई, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखें घोषित करेगा कि इस तारीख से चुनाव है जी, सारी चीजें रुक जाएंगी, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, राइट। लेकिन उसके बाद भी 1 महीने तक चुनाव आयोग कैसे नाम जुड़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, ये सब चीजें कैसे हो जाती? जब आपने आचार संहिता लागू कर दी तो उसके बाद किसी का नाम जुड़ना और घटना क्यों? क्या बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल वाजिब सवाल है। यश भारती, आई गो टुवर्ड्स भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी, देखिए विपक्ष जो डर बता रहा था, जो शंका, आशंका और जो खौफ था विपक्ष में कि भाई बहुत सारे वोटर्स कट जाएंगे, हमारे वोटर्स हैं वो बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ बहुत सारे वोटर हैं जिनको विपक्ष कहता है कि वो हमारे वोटर हैं, आरजेडी कहती है कि हमारा कोर वोटर है, एससी एसटी ओबीसी बहुत सारे कोर वोटर्स हैं आरजेडी के। ये दावा विपक्ष का था। अब तो चुनाव आयोग ने ऑफिशियली कह दिया भूपेंद्र भाई कि 37 लाख वोट कट गए, ये लिस्ट में है ही नहीं। अब ये बताइए, 37 लाख वोटर्स कम हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे आरजेडी के हैं, सारे विपक्ष के हैं, आपके भी वोटर हैं, नुकसान हुआ ना हुआ? 37 लाख वोटर कट गए, कितने मर गए होंगे उसमें, कितने ट्रांसफर हो गए होंगे उसमें भूपेंद्र भाई? ऐसा है अमित भाई, मैं आपको बता दूं जी कि बिहार के अंदर में माननीय चुनाव आयोग अपने स्तर से जो कार्य एसआईआर की कर रही है, वह इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, संवैधानिक उनका शक्ति प्राप्त है, वो अपने कार्य को कर रहे हैं। हमारे समाजवादी की भाई जो बोल रहे हैं कि भाई वोट कट जाएंगे, इनका वोट कटेगा ये कैसे इनको मालूम है? इनको मैं बता दूं कि बिहार के अंदर में अमित भाई साहब जी मृत लोग जो है ना 12,55,000 लोग मृत पाए गए हैं, जो वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तो क्या मैं समाजवादी के भाई से पूछना चाहता हूं जी कि क्या वह मृत लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए? नंबर जवाब 2, दे दूं? मतदाता एक से अधिक जगह
करीब करीब 5,76,479 लोगों का नाम दर्ज है मेरे भाई। जी ये माननीय चुनाव आयोग बीएलओ के जांच के उपरांत पाया है। तीसरी बात मैं बता दूं कि करीब करीब 5,76,470 वोट जो है बीएलओ गए उनके घर पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्थानांतरण कर गए हैं। कोई दिल्ली में बस गए, कोई जो है ना वेस्ट बंगाल में बस गए, जी कोई मध्य प्रदेश में बस गए। तो इसकी जांच जो है ना बीएलओ और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का जो भी एजेंट है या कांग्रेस का, मैं भाई समाजवादी भाई से मैं बताना चाहता हूं कि वो डोर टू डोर स्वयं गए हैं। ये सारी बातें जो है किसी से छिपी हुई नहीं है। अमित जी, अब इन लोगों के पास मैं बता दूं कि वोट जो कटे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि इनको राजद के ही वोट लोग देते, कोई जरूरी नहीं है कि जेडीयू के लोग वोट देते, कोई जरूरी नहीं है कि जो है ना मतलब भाजपा के लोग वोट देते। तो जो स्वच्छता के साथ यश भारती, मैं आऊंगा, मुझे अभी जाना है आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाना। आई विल कम टू यू यश भारती, आई विल कम टू यू। भूपेंद्र भाई प्लीज कंटिन्यू। माननीय चुनाव आयोग ने यह डिसाइड कर रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमित भाई साहब, ये लोग तो कोर्ट तक चले गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लोग, संविधान को मानने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। ये लोग कहते हैं खाली संविधान के जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये लोग संविधान के जो है ना ऊपर विश्वास करते हैं। ये लोग खाली खोखा है रे भाई, और ये खाली खोखा जो है ना लोगों को गलत आश्वासन दे करके, लोगों को जो है ना गुमराह करके ये किसी तरह सत्ता में बने रहने का इनका साजिश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय चुनाव आयोग अपनी सूझबूझ से कार्य कर रहे हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। अब रही बात, मैं बता दूं आपको कि मेरे भाई आप जो है चले जाइए किशनगंज के अंदर में, तो किशनगंज के अंदर में जानते हैं 78% जो है ना वहां जनसंख्या मुस्लिमों का है, और 100 लोगों पर 126 जो है ना आधार कार्ड निर्गत हो गए मेरे भाई। आपको अररिया में उसी प्रकार हुआ, फिर जाकर पूर्णिया में, कटिहार में, ये सारे जगह जो है ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर गए हैं बहुत पहले से। हमारे आदरणीय लालू जी के रीजन से और कांग्रेस के रीजन से ये सारे लोग वोटर लिस्ट में जो है ना नाम दर्ज करा लिए हैं। इसकी भी जांच होगी, अभी समय आने दीजिए। ठीक है भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, ठीक है भूपेंद्र यादव, तो वही लोग देता था। आप आरजू खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र यादव, ठीक है, ठीक है भूपेंद्र जी, आपने जवाब दे दिया। मैं समझ आरजू खान, आप थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन विषय आपको पता है डिबेट का, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली ये बात कह दी आरजू भाई कि 37 लाख वोटर कट जाएंगे। चलिए मान लिया कट गए, क्या 37 लाख में सारे मर गए? क्या सारे के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं था? क्या सारे के पास मकान के कागजात नहीं थे? और ये 35 लाख जो वोटर कटे हैं, 90% काम हो चुका है, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है। अब ये जो 35 लाख वोटर्स कटे, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, जो मेरा डेटा है, उसमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर हैं, एसटी, एससी और ओबीसी वोटर है। मैं आंकड़े लगातार स्क्रीन पर चला रहा हूं आरजू खान, लेकिन इसी बात का डर तो विपक्ष को था कि वोटर कट जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और अब भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे वोटर, उन्हीं के वोटर थोड़ी कट रहे हैं, हमारे भी तो वोटर कटे होंगे, लेकिन 35 लाख वोटर में सारे तो मरे नहीं होंगे। अगर आधार कार्ड जैसी चीजें सत्यापन के लिए रही होती तो मुझे लगता है कि शायद इतनी बड़े पैमाने पर वोट नहीं कटते। अब ये 35 लाख आरजू खान इस साल वोट नहीं कर पाएंगे विधानसभा में। आरजू, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, हाँ। इसमें हिंदू मुसलमान की तो बातें नहीं होनी चाहिए, देश के नागरिक की बातें होनी चाहिए। जो बिहार का भी नागरिक है, देश की भी नागरिक है, उसकी नागरिकता यानी कि वोट देने का अधिकार छीनने की बात है। नहीं, वोट बैंक के परसेंटेज की, आरजू भाई वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूं। आरजेडी का कोर वोटर है मुसलमान बिहार में, तो अगर वो कटते तो नुकसान तो आप ही का है ना। मैं चीज वही फिर मैं आपको आ रहा हूं, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको परिभाषित करता हूं। देखिए, वोटर किसी एक का नहीं होता है। वो आज हमारे साथ थे, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये जनादेश जो है ना वो बदलते रहता है, एक जगह नहीं रहता है जी।
और अगर ये सोचे आदमी कि नहीं ये हमारा वोटर है और वो किसी और का वोटर है, ये मुस्लिम वोटर है या फिर ये ईबीसी वोटर है, ये ओबीसी वोटर है, तो ये राष्ट्रीय जनता पार्टी का है, तो ये अपने आप में कहना गलत होगा। सबसे बड़ी चीज है बात अधिकारों की होनी चाहिए। जो गरीब जो वोटर है, जिसका एक वोट का अधिकार है, जिसको नागरिकता का अधिकार है, उसके वोट से उसको वंचित करना, यानी कि उसके सिर्फ वोट से ही उसका अधिकार नहीं जा रहा है जी, आपके हर चीजों से देश में उसका अधिकार जाता है। ये उसके वो एक छोटे का वोट के अधिकार की बात है। और हम साफ तरीके से कहते हैं कि जो जो आपने काटा है वोट, चलिए आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि इतने लाख वोट 37 लाख वोट कर मैं चाहता हूं जी, तो मैं चाहता हूं कि उसके एक्सेस दिखाए, उसके एक्सेस दिखाने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को या फिर इलेक्शन कमीशन को। मैं इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा कहूंगा कि उनको एक्सेस दिखाने पड़ेंगे, डिटेल दिखाइए। और जहां तक रही नागरिकता की बात, इसको हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण देने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि राजद के राज में और कांग्रेस के राज में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आके घुस गए हैं। तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अगर शुरुआत हुई है तो 2014 के बाद देश में हुई है, क्योंकि 20 सालों का शासन सत्ता, मैं कहता हूं कि मैं जब पैदा हुआ तो आज जवान हो चुका हूं, और बहुत सारे लोग जवान होकर आज रोजगार मांग रहे हैं, पलायन पे बात करना चाहते हैं, शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, गरीबी पे बात करनी चाहते हैं, भुखमरी पे बात करना चाहते हैं। तो हमारी जो है चीजें वहां फोकस नहीं हो रही है। कहां हो रही है फोकस? कि रोहिंग्या आ गया, बांग्लादेशी आ गया, पाकिस्तानी आ गया, तो इसमें फेल्यूर किसका है? 12 सालों से ज्यादा केंद्र में अगर बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के हवाले है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जो मजबूत सरकार है, तो एकाएक इनको 2025 के इलेक्शन में ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी कैसे नजर आ गए? और तीसरी बात ये कहते हैं कि आधार कार्ड प्रतिशत से ज्यादा बन गए और 4 जिले को चिन्हित किया जाता है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। तो मैं कहता हूं कि गुजरात भी देख लीजिए, मैं कहता हूं महाराष्ट्र भी देख लीजिए, मैं कहता हूं दिल्ली भी देख लीजिए। यह बेईमानी होगी कि जिस राज्य में चुनाव है वहां के सिर्फ 4 जिलों का नाम लिया जाए और दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जगहों पे ये जो आधार का प्रतिशत है उसको छिपा दिया जाए, उसकी कोई बात न की जाए। अगर आप सच में भारतीय हैं, भारत के नागरिकों से प्यार है, तो पूरे देश के हर राज्यों की बात करिए कि कहां कहां आधार कितने प्रतिशत है। मैं आपको बताता हूं, गुजरात में भी इसी तरीके के आंकड़े हैं जो कि आपको बताया जा रहा है कि आपको सीमांचल में है, जोगबनी में है, आपको जो बताया जा रहा है किशनगंज में है, अररिया, पूर्णिया में है। इसी तरीके का आपको दिल्ली में भी मिलेगा, तो आपको बातें उस पर भी करनी चाहिए ना। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अपनी उपलब्धियों को आप गिनाइए कि जो चीज आपने 20 सालों में किया, अगर आपने किया है तो उस मुद्दे पर आप जाइए, जनता के बीच में जनता से वोट मांगिए, और जनता मालिक होती है। अगर उसको लगेगा कि आपने बेहतर काम किया है, आपका विजन बेहतर है, बिहार के लिए आप अच्छा करते हैं, तो आपको वो सत्ता में जरूर लेकर आएगी। लेकिन आरजू खान, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब बिहार के बाद अब तमाम प्रदेशों में हम लगातार ये काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि बिहार से शुरुआत क्यों हुई? ठीक है आरजू खान। नहीं, मैं आपको छोटा सा कमेंट करके मैं कुछ मिनटों में, सेकंडों में हट जाऊंगा। ठीक। इसी तरीके की बातें हो रही थी झारखंड में, पूरा इलेक्शन लड़ा गया झारखंड में, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। आसाम का भी इलेक्शन लड़ा गया। अगर आप वाकई करने वाली सरकार है और इलेक्शन कमीशन अगर करने में यकीन करती है, तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों याद आते हैं? असम का बहुत ज्यादा दिन हो गया गुजरा हुआ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मामला खत्म हो गया, झारखंड का भी इलेक्शन हुआ, खत्म हो गया, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में भी शुरू हो रहा है। तो इसको सिर्फ मैं चुनावी जो है स्टंट कह सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भूपेंद्र यादव के पास, जनता, प्रदेश की जनता इस स्टंट को समझती है। भूपेंद्र यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक कमेंट में सरिता सिंह से ले लूं। सरिता जी देखिए, ऑफिशियली ये बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बात, यश भारती, आई एम कमिंग टू, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। सरिता जी, ये बात ऑफिशियली भले कोई नेता एक्सेप्ट ना करे या कोई अधिकारी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये बात तो पता है कि ये जो वोटर रिफॉर्म हुआ है ये पूरा स्ट्रैटेजिकल था। और जिस तरह से वोट कटे हैं, जिस तरह से बाढ़ के समय, बारिश के समय BLOs घर घर जा रहे हैं, 90% काम पूरा हो गया है। और यश भारती भी सही कह रहे हैं और आरजू भी कह रहे हैं कि भाई हमें डेटा चाहिए।
हमें डेटा एक्सेस दीजिए। 37 लाख वोट कट गए हैं तो भाई ब्यौरा उसका दीजिए, किसका कटा, कहां से कटा, मर गए, स्थानांतरण हो गया या उनके पास कागजात नहीं थे। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। ये मैं माफ कीजिएगा भूपेंद्र भाई, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये इसमें पारदर्शिता लानी है। सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन गई सरिता कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, आप दिखाइए विपक्ष को कि भाई इतने वोट कट गए, ये डेटा ले लो। सरिता सिंह। जी हाँ, डेटा तो हमें चाहिए। अजीब बात है कि आज इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में वोटर का नाम जोड़ने के बजाय जो है काटने के चक्कर में पड़ी हुई है। अभी आप देखेंगे कि बोल रहे हैं कि 1987 से लेकर 2000 तक के जितने भी लोग हैं उनको अपने माता पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे गलत कर रहे हैं वो लोग, वो नहीं करना चाहिए था। पहले जैसे वोटर ID था और हम लोग आधार कार्ड से हमारी पहचान होती थी तो वो होता, और अगर उनको चेंजेस करना था तो वो चेंजेस बहुत पहले करते। ये नहीं कि अभी हमारा वोटिंग का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है और उस टाइम पे हम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे ये गलती कर। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 94% से ज्यादा मतदाताओं का जो है सत्यापन पत्र पहुंच गया है, लेकिन फिर भी अभी लगभग 41 लाख लोग जो है अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए। आपके पास BLO आया था तो, सरिता? आपके पास BLO आया था? आपने फॉर्म जो भरा? आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी तक आ रहा है। आपके पास कोई आया? आपके पास कोई आया? देना। आपके पास कोई आया? मतलब आपकी जो फैमिली अभी में? डेटा बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये भी कह रही है कि अभी तक के जांच में 37 लाख लोग जो है वो अपने पत्ते पे नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या माना जाए? क्या वो जो 37 लाख लोग अपने पते पे नहीं है तो क्या वो बाहरी है? और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि अपने रोजी रोटी के चक्कर में जो है बाहर जाते हैं, दूसरे जगह पे परदेश में जाते हैं, कमाते हैं, तो क्या फिर उनका वो अगर वो पते पे नहीं मिले तो क्या उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा? बात आता है बांग्लादेशी और रोहिंग्या का, जो हर बार मैं सुनती हूँ कि बांग्लादेशी घुसा है, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, कोई भी घुसाया, तो इसमें किसकी कमजोरी है? केंद्र सरकार की कमजोरी है, आम जनता की कमजोरी है? लेकिन केंद्र सरकार की कमजोरी है, ये काम BSF जवान का है कि उनका बॉर्डर कोई क्रॉस करके बाहरी इंसान आ कैसे रहा है, वो तो उनकी कमजोरी है ना। केंद्र सरकार की जो कमजोरी है वो हम आम इंसान क्यों भुगतेंगे, आम जनता क्यों भुगतेगी? और अब देखेंगे कि बिहार में ज्यादातर लोगों के घर में जो है अनपढ़ लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ज्यादातर देखेंगे तो आप हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, बहुत सारे डिलीवरी घर में हो जाते हैं। ऐसे लोग कहाँ से प्रमाण पत्र लाएंगे? तो इस जगह पे तो लोगों की भागादौड़ी बढ़ गई है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान है और उनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार बोलिए वो छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार। ठीक है भूपेंद्र भाई के बाद सर, ठीक है, राइट टू वोट का आप जिक्र करें। भूपेंद्र भाई मुझे एक बात बताइए, लंबे वक्त से सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी मामला ठीक ठाक ही चल रहा है नीतीश जी के साथ, तो अगर रोहिंग्या ये घुसपैठी वाला जो मामला था, आरजू खान का पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये नया तो हो नहीं सकता कि भाई अभी 2 महीने पहले रोहिंग्या घुस गए इसलिए हमारी मजबूरी थी वोटर रिफॉर्म कराना चुनाव से पहले। ये प्रक्रिया बहुत सतत चल रही है, बहुत लंबे वक्त से चल रही है। अगर इतनी चिंता परेशानी थी तो दिस कुड हैव बीन लिटिल अर्लियर, ये थोड़ा आप पहले शुरू कर लेते आप, ताकि विपक्ष को मौका ही नहीं मिलता। 1.5 साल 1 साल पहले कर लेते, विपक्ष भी चुप रहता। अब 1 महीना पहले करना, भाई कोई भी छटपटाएगा। देखिए भूपेंद्र भाई बहुत नेचुरल है, कोई भी एक समान इंसान भी छटपटाएगा, और ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका पूरा सम्मान, पूरा दमखम, पूरी ताकत सियासत में लगी हुई है। तो ये कोई नया मामला तो है नहीं रोहिंग्या वाला, पहले शुरू कर लिया होता, झंझट ही नहीं होता। पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। दीजिए 37 लाख लोगों का डेटा विपक्ष को, बताइए कैसे 37 लाख लोग गायब हो गए? भूपेंद्र भाई मैं आपको बता दूं कि यह मैटर जो है ना माननीय चुनाव आयोग का है। हाँ। और माननीय चुनाव आयोग के अगेंस्ट में ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय जरूर देंगे। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं जी कि माननीय चुनाव आयोग को डेटा देनी चाहिए। ये नो डाउट हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो सही हो और उसका नाम कटे, हाँ, उसका वोट कट और जो गलत हो उसका नाम जुटे। जी जी जी, ये हमारा भी यही मानना है, लेकिन इसका एक सिस्टम है। माननीय चुनाव आयोग जो है ना ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, इस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। अरे विपक्ष इसी पे सवाल खड़े कर रहा है। यश भारती यही कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है। नहीं, ये गलत है। ये ही आरोप इन लोगों के लिए जो है ना भाई, ये लोग आरोप यश भारती में आ रहा हूं,
ये लोग विश्वास करते हैं इनके पास में कोई जमीन जायदाद नहीं है, वोटर इन लोगों के से छिटक चुका है। ये लोग को 65 साल से कांग्रेस को और 20 साल से राजद को बाहर रखी हुई है यही बिहार की जनता। इसीलिए ये लोग किसी तरह सोच रहे हैं कि हम गलत तरीके से सहानुभूति बटोरे। नहीं, इससे जनता बिहार की बहुत प्रौढ़ हो चुकी है मेरे भाई। ये जो चिंता कर रहे हैं ये गलत चिंता कर रहे हैं। ये डाटा मांगे। मैं कह रहा हूं कि माननीय चुनाव आयोग को भी डाटा सुपुर्द करनी चाहिए। मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, प्रवक्ता तो मैं हूं अब अलग चीज है, लेकिन एक जिम्मेवारी के नाते मैं बोल रहा हूं कि कोई ईमानदार, कोई सही व्यक्ति का वोट कटे नहीं, और चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। ठीक है, यश भारती के पास जाओ भूपेंद्र भाई। ठीक है, यश भारती गलत तरीके से प्रवेश कर गए हैं और हमारे हिंदुस्तान के नागरिक बन बैठे हैं जी, वैसे लोगों को नाम तो कटना ही चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चाहे वो किसी का वोटर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र, ठीक है, पॉइंट टेकन। राजद की आरजू खान जी, अच्छा जवाब दे लीजिए। यश भाई रुक जाइए। आरजू खान, जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। करती है भाजपा, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग कोई ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग जो है ना एकदम स्वच्छ राजनीति करते हैं। देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति जरूर करते हैं मेरे भाई। ठीक है, समाजवाद के ढोंगी लोग हैं। भूपेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं और दिल्ली की जवाब ले लेते हैं। यश भारती, प्लीज गो अहेड। यश भारती, रिस्पॉन्ड। मेरी पूरा होने दीजिए। अच्छा कर लीजिए पूरा। यश भारती जस्ट होल्ड ऑन वन मोमेंट। रही बात सवाल गुजरात और दिल्ली की, तो ऐसा यार पूरे देश में जी बहुत बोलिए, कहीं भी कोई बात और वो करके जो है ना इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। चलिए ठीक है भूपेंद्र भाई, समझ गए, आपका मजमून समझ में आ गया, आपकी जवाब का नहीं, और कोई बाहरी लोग ठीक है, जवाब का लबो-लबाब समझ में आ गया। भूपेंद्र भाई बहुत वक्त है डिबेट में, आई विल कम टू यू, बहुत वक्त है, आपको बहुत वक्त मिलेगा। यश भारती प्लीज रिस्पॉन्ड। यश भारती, अर्जुन मैं आ रहा हूं आपके पास। यश भारती आ रहा हूं। अमित भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, विदेशी घुसपैठ इसकी जब बात करते हैं, मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, क्योंकि अपमान करते हैं हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी सेना का। क्योंकि देश के अंदर अगर वो घुस आए हैं तो ये अपमान सीधे तौर पर सेना का है। सरकार तो अपनी बात मानती नहीं है जी कि उनकी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन हम सेना को जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदारी से सेना काम करती है और उसका अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अभी इन्होंने दिल्ली के अंदर बस्तियां उजाड़ दी जी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या कह रहे हैं? एक भी रोहिंग्या को नहीं रहने दूंगा, एक भी बांग्लादेशी को नहीं रहने दूंगा। अरे भाई, जो लोग हिंदू हैं, जो उत्तर प्रदेश के आए हैं, जो बिहार से आए हैं, जहां अन्य देश की राजधानी में रहने आए हैं, चाहे रोजगार के लिए आए हो, शिक्षा के लिए आए हो, अन्य चीजों के लिए आए हैं, आप उनको विदेशी बना करके अपमानित कर रहे हो। अपने देशवासियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता करके। और इतना बांग्लादेशियों से नफरत है जी, तो क्यों उनके मुखिया को दिल्ली में बैठा करके खुफिया जगह पे रखे बैठे हो? भाई भेजो वापस बांग्लादेश। ढूंढ रहा है पूरा बांग्लादेश उनको। उनसे आप बड़ा प्रेम दिखाओगे शेख हसीना जी से? ये दोहरे मापदंड, दोहरा चरित्र। जो बात मैंने शुरुआत में कही, हम चुनाव आयोग पर सवाल करेंगे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल करेंगे। दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों होता है? क्योंकि चेहरा चुनाव आयोग है, काम तो भाजपा कर रही है। भूपेंद्र यादव जी की आलोचना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वहां वो भाजपा नेता या भाजपा प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहे। वो कह रही है मेरा निजी मामला है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का मामला कब बनेगा? यही तो आरोप है। नहीं, वो बतौर नागरिक कह रहे हैं यश, वो बतौर नागरिक कह रहे हैं कि भाई डेटा आना चाहिए, डेटा आना चाहिए। अमित भाई, बतौर नागरिक आपकी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है यहाँ अभी पैनल में? हमारी हैसियत अभी डिसाइडेड है, फिर हमारी निजी बात क्या रह जाती है? हम यहाँ जो भी बात कह रहे हैं वो हम अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। आप जो भी बात कह रहे हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं जी। तो ये हम माध्यम जिस पैनल पे आए हैं, जिस टाइटल के साथ आए हैं, उसका तो सम्मान करें। बड़ा सवाल जो मैंने किया था उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि आके चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर होने के बाद, घोषित होने के बाद, जब सारे प्रशासनिक काम रोक दिए जाते हैं, तो वोटर लिस्ट में चुनाव जोड़ना और घटाना क्यों चलता रहता है? क्यों वोटर लिस्ट सीज नहीं होती है पूरी तरीके से कि आपको इनाम ना जुड़ेगा ना घटेगा?
और जुड़ेगा या घटेगा तो सबके सहमति से जुड़ेगा, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल की हो। ठीक है, आरजू खान के पास जा रहा हूं इस भाई। अंतिम बात, एक हाँ, अंतिम बात। हाँ, हाँ, भूपेंद्र यादव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब ये बात हुई कि कौन सा वोट किसका है, आपने भी कहा मुसलमानों का वोट बट रहा है, सारी चीजें हो रही। यादव और मुसलमान का कोर वोटर माना जाता है बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का। तब भूपेंद्र यादव जैसे भाजपाई क्यों खामोश रहते हैं जब ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते हैं कि सारा आरक्षण यादव खा गए, एसडीएम पैदा होते ही यादव हो जाता है? तब इनको अपमान नहीं लगता है आम जनता का? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है, जिस टाइटल का ये इस्तेमाल करते हैं भूपेंद्र यादव जी, तब शर्म नहीं आती क्या भारतीय जनता पार्टी अपमानित करते इतने बड़ी एक कम्युनिटी को जिनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है? तब ये खामोश रहते हैं। ठीक है यश भारती। आरजू खान आ गए बड़े ठेकेदार बन करके। आरजू खान बहुत देर से, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आरजू खान प्लीज। जी आरजू खान। देखिए सबसे बड़ी चीजें हैं, कोई प्रवक्ता अपनी पार्टी के बारे में बातें रख सकता है और अपने अपने तरीके से रखता है, ठीक है जी। लेकिन क्या वो तस्वीरें जो तमाम टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे हैं बिहार के बीएलओ के बारे में, किस तरीके से पत्रकारों के एफआईआर हो गए, किस तरीके से उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने से भरो, और वो फोटो भी है, पूरे देश के चैनल ने दिखाया है कि घर बैठे फॉर्म भर रहे हैं और सिग्नेचर कर रहे हैं। तो ये कैसा दबाव है? ये इलेक्शन कमीशन का दबाव है या भारतीय जनता पार्टी का दबाव है? आप आज पहलगांव हुए कितने दिन हो गए, थोड़ा सा पत्रकार महोदय मुझे बताइएगा। पहलगांव हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं। आप उनका जो आतंकवादी था, आप उनका स्केच नहीं निकल पाए। अगर स्केच में निकाला तो वो फर्जी निकला। और यहां वोटर 33 लाख 35 लाख लोग तुरंत आपने चुटकी में बता दिया 20 दिन में कितने जो है वोटर जो है फर्जी है, वो है ही नहीं है, इनका नाम काट दिया जाता है। ये कैसी मानसिकता है भाई? और आप चाहते हैं कि हम सवाल ना उठाएं? इलेक्शन कमीशन कोई भगवान कोई अल्लाह नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी हमारे आप की तरह लोग चलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें तय हो जाती है उस पर फिर अगर कार्रवाई होती है तो उसको वापस भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये नागरिकता जांच करने की बात इलेक्शन कमीशन के अंडर में कहां से आ जाता है? नागरिकता जांच करने का तो गृह मंत्रालय के पास है, जो पावर है उनके पास है जी। ये मानसिकता दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जितनी भी संवैधानिक क्षमताएं हैं उसके ऊपर कब्जा कर ली है। इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांगते हैं, वो एक प्रेस रिलीज नहीं करती है बल्कि नोटिफिकेशन जारी करके एक प्रेस रिलीज लिखित में देके मामला निपटा देती है। क्या इससे विपक्ष के अंदर असंतोष नहीं होगा? असंतोष होगा। और किसी भी तरीके से यह जायज नहीं है कि आप विपक्ष से रोहिंग्या और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पे सवाल करें। यह सवाल का जवाब हमसे बनता भी नहीं है। इस सवाल का जवाब केंद्र में बैठी हुई सरकार, गृह मंत्रालय और प्रशासनिक लोग ने बिहार सरकार के राज्य दे, इससे कुछ लेना देना नहीं है देश के किसी भी विपक्ष का, क्योंकि सरकार हमारे साथ नहीं है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं आना चाहिए, और अगर आता है और देश में पहलगाम और पुलवामा जैसा आतंकी घटना करता है तो माफ करिएगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष किसी भी तरीके से जवाबदेह नहीं है। ठीक है भूपेंद्र यादव, गंभीर आरोप है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी फैक्चुअल हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो आरजू खान कह रहे हैं या वोटर काउंट को लेकर कह रहे हैं 37 लाख वोट कट गए। और देखिए मैं पत्रकार हूं, मुझे हिसाब किताब पता है कि कौन से वोटर कट रहे हैं, किस इलाके से कट रहे हैं, ये सब मुझे जानकारी है। तो बीजेपी को भी तो जानकारी होगी भूपेंद्र यादव। देखिए ऐसा है, इसमें जानकारी न जानकारी की बात कहां से आ गई रे भाई? हम तो ये जानना चाहते हैं, माननीय चुनाव आयोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा भी बीएलओ लगा हुआ है, उनका भी बीएलओ लगा हुआ है, 55,000 बीएलओ उनका लगा हुआ है और 10,000 बीएलए उनका जो है ना कांग्रेस को लगा हुआ है, और राजद का 55,000 बीएलए, और डोर टू डोर जाकर के अपने अपने वोटर को, हमारा भी बीएलए, ये सारे लोग जा करके जब अपने लोगों को बता करके, सब काम जनता के लिए ही हो रही है, तो इसमें कहां से प्रश्न उठता है कि इनको वोट यदि मुसलमान है तो काट दिया जाए, ये जादव है तो इनको छोड़ दिया जाए, ये भूमिहार है तो इनको छोड़ दिया जाए। ये सब बेतुका बात है मेरे भाई।
और रही बात हमारे भाई लोग, ये जो समाजवादी लोग हैं, ये समाजवाद के बहुत बड़े लोग, ये लोग परहड़ी नहीं हैं, ये इसके आड़ में बहुत बड़े ढोंग करते हैं ये लोग रे भाई। मैं आपको बता दूं अमित जी कि यही बिहार की धरती पर यादव है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अरे भूपेंद्र जी आप यादव हैं। गांव में तो ठीक है, चलिए सात हत्याएं जाति को गाली दी आतंकवाद को मटियामेट किया गया, पाकिस्तान के धरती पर जो है ना जितने फल फूल रहे थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मियापुर में 62 यादवों की हत्या लालू जी के सामने हुई, उसका कौन सी जवाब है इनके पास, मैं पूछना चाहता हूं। 118 जो है ना इनके रीजन में जातीय हिंसा हुई और उसमें दलित, महादलित, पिछड़ाती पिछड़ा के भाई हमारे मारे गए। आज ये घरवाली आंसू बहाते हैं। जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र यादव। समाजवाद का जो है प्रहरी नहीं हो सकता है मेरे भाई। ये लोग समाजवाद के बहुत बड़े ढोंगी लोग हैं। ये लोग देश के रिसोर्स को लूटने वाले लोग हैं। मैं इनको बता दूं कि आज कल लालू प्रसाद जी का सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया, ये लोग बिलबिलाहट में है भाई। ये हमारी समाजवादी भाई जो बोल रहे हैं कि सेना की अपमान, अरे भाई हम वह जदुवंश कृष्ण के वंशज हैं कि हम लोग सेना के, हम लोग रोटी खाए हुए हैं। हमारे घर में 48 फौजी हैं, 48 सेना में लोग हैं हमारे घर में। सिर्फ मैं आपको बता दूं, आप एड्रेस ले सकते हो। सेना की अपमान हम लोग, मेरे फादर 1962 का चाइना ऑपरेशन का लड़ाका है, उनको गोली लगी हुई थी, वो फर्स्ट पेंशन पुअर फंड को देने का काम किया मेरे भाई। ये लोग जदुवंश पर प्रश्न चिन्ह उठाने की बात करते हैं, समाजवादी के ढोंगी लोग। ये बहुत गलत चीज है। और रही बात समाजवादी के भाई, आप अपने प्रश्न को वापस रखिए। आपसे ज्यादा हम लोग देशभक्ति जो है दिखाते हैं। ये राष्ट्रवाद की ये जो है ना भाजपा की सरकार है, ये आप लोग जैसा गरीबों को सिर्फ से खून खींच करके धन्ना सेठ बनने वाली सरकार नहीं है मेरे भाई। यह सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है। ये गरीब से लेकर के गुरुआ तक की बात करती है। यश भारती में आ रहा हूँ, आरजू खान यश भारती में आ रहा हूँ। ठीक है भूपेंद्र, जवाब लेते हैं। बहुत लंबा जवाब हो रहा है भूपेंद्र भाई, जवाब बहुत लंबा हो रहा है, छोटा छोटा रखते हैं। एग्रीकल्चर का ये ठीक है, ठीक है भूपेंद्र यादव, सबका साथ सबका विकास करने का काम किया। आरजू खान नहीं, आप जवाब लेना चाहेंगे या बैठे रहे हम लोग? नहीं, आप बिल्कुल जवाब, मैं उनको चुप करा रहा हूं। आरजू खान बोलिए। अच्छा ये बताइए, ये राष्ट्रवादी और बिना राष्ट्रवादी की बात कौन कर रहा है यहाँ पे? अरे जो भी देश में लोग हैं वो सब राष्ट्रवादी हैं। यहाँ से राष्ट्रवादी और न राष्ट्रवादी की बात क्या आई? सरकार के वक्त में कौन अच्छी काम और बुरी काम होती है उस पर बात होती है। तो अगर हम डेटा उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जब जब देश में सरकार रही, अक्षरधाम का हमला हुआ, हाईजैक कर लिया गया, जो आतंकवादी था उसको पाकिस्तान तक छोड़ा गया, पार्लियामेंट के ऊपर हमले हुए, अक्षरधाम पे हमले हुए, ये तमाम नजीर है ना, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। तो ये सब चीजें सरकार की बातें होती हैं। इसको राष्ट्रवाद से मत जोड़ा जाए। राष्ट्रवादी सब कोई यहाँ पे है। दंगा यहाँ पे भागलपुर की दंगा, अगर मैं पत्रकार महोदय अगर इंटरप्ट किया जाएगा तो मैं आपके डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। मैं डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। बोलिए आदू खान, बोलिए। मैं चुपचाप बैठ के सुनूंगा। अरे सुनिए, नहीं बोलने के लिए है। बोलिए। एक आदमी इतना ज्यादा बोलेगा और हम जब जवाब देना चाहेंगे तो बीच में इंटरफेयर। भूपेंद्र यादव क्या कर रहे हैं आप? ऐसे डिबेट करेंगे? बोलने तो दीजिए दूसरे प्रवक्ता को कम से कम। ठीक है आरजू खान, भूपेंद्र भाई हम लोग भी तो सुन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल आरजू खान बोलिए। हम 2025 में डेटा बेस्ड बातें चाहते हैं जी। आप चले जाते हो 1990 के अंदर। हम चाहते हैं कि आज के वक्त में शिक्षा, कमाई, दवाई, रोजगार, पलायन, इस पे हम बातें करें। हम इस पे बात करना चाहते हैं। हम जैसे ही बात करते हैं तो आप लगते हैं 1990 जाने, 1947 जाने, 1990 जाने। इससे क्या मिलेगा आपके डिबेट को और आपके दर्शकों को क्या मिलेगा? हम कहते हैं कि शासन आपका है, सत्ता आपका है। अब जो आपकी उपलब्धियां हैं बताइए ऑन टीवी स्क्रीन पे। पूरे देश की जनता सुनेगी आपको, अच्छा लगेगी तो फिर आपको चुनाव में लेके आएगी, नहीं तो आपको हरा देगी। क्योंकि एक लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम कहना चाहते हैं बिहार में 20 सालों से शासन सत्ता आपका है और हर चीजों में, हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निवेश नहीं है,
ऐसा क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 85 लाख लोगों को की आमदनी 5,000 से कम है बिहारियों की। इसका जिम्मेदार कौन है? नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है, कहती है कि 63% से ज्यादा महिलाएं बिहार की एनीमिया के खून की कमी से मर जाती हैं। तो ये सवाल है ना, ये सारे सवाल के जवाब चाहते हैं हम। सबसे ज्यादा गरीब राज्य क्यों है बिहार प्रदेश? अशिक्षा का दर सबसे ज्यादा पूरे देश में क्यों है? 20 सालों से शासन सत्ता आपका है, जवाबदेही आपकी है। हम आपसे जवाब चाहते हैं। 1990 1947 में 1947 में हम लोग नहीं पैदा हुए थे। आज का बच्चा आज रोजगार मांगता है, आपसे शिक्षा मांगता है, पलायन पे अंकुश चाहता है, 2 वक्त की रोजी रोटी अपने प्रदेश में चाहता है, अपने बच्चों परिवार के बीच में रहना चाहता है। हम इस पे बात करना चाहते हैं। अरे हिंदू मुसलमान रोहिंग्या मुस्लिम पाकिस्तान, हम कहते हैं जिसकी सरकार उसकी जवाबदेही, इसके जवाबदेही हम नहीं है। और जितने भी चीजें घटनाएं देश में और प्रदेश में घटती है, उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग। ठीक है आरजू खान, यश भारती, है। यश भारती, ठीक है आरजू खान, पॉइंट टेकन। यश भारती, गो अहेड, रिस्पॉन्ड। देखिए, भूपेंद्र यादव जी फिर निजी हो गए कि उनके घर में 48 फौजी हैं। अरे भाई, उनका अपमान कौन कर रहा है? आप असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सब सफाई इसीलिए देनी पड़ती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, सजा पाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी मीटिंग बुलाती है कि ये जो पैसा पकड़ा गया है ऑन कैमरा, इसको चंदा दिखाएं कि धंधा दिखाएं। और रामदास कोविंद जी जैसे बचाव में जाकर के कोर्ट में गवाही देते हैं कि नहीं, मैं तो बंगारू लक्ष्मण जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बेईमान नहीं है। जब ऑन कैमरा पकड़ेगा, वो सजा भी मिल गई फिर उसको। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये राष्ट्रवाद देशभक्ति बतानी पड़ती है, जतानी पड़ती है। दूसरी बात है कि जो सवाल है चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट, वहीं तक है और हम वहीं तक रहना चाहते हैं। भूपेंद्र जी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जब चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर हो जाती है, लागू हो जाती है, सारे प्रशासनिक काम बंद हो जाते हैं, तो उसी समय 1 महीने पहले वोटर लिस्ट चुनाव आयोग सीज क्यों नहीं कर देता, फ्रीज क्यों नहीं कर देता उसको? क्यों नाम जोड़ने और घटाने के काम करते हैं? क्या वोटर का यह अधिकार नहीं है कि उसका वोट किसको गया, उसके में पारदर्शिता, उसको ये जानने मान ले? ये वोट की जो लूट और डकैती हो रही है, मैं 10 मिनट के लिए मान लेता हूं कि भाजपा ही नहीं कर रहे हैं, तो भाजपा सवाल भी तो नहीं पूछ रही, लगातार बचाव में खड़ी दिखाई दे रही है। तो सवाल तब पूछती थी जब ये चुनाव हारते थे, तब ये सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तब ये किताबें छापते थे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़कों पे घूमते थे, सेमिनार करते थे। तो ये सब बातें दोहरे मापदंड की दिखती है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, देश के नागरिक को आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य अन्य तरीकों से अपमानित करोगे, दंगाई क्या करके अपमानित करोगे, जात धर्म के नाम पे अपमानित करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आपका सपोर्टर नहीं है, केवल इसीलिए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और घटिया राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हो नहीं सकती। और जब तक ये घटियापन भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, तब तक हम लोगों का विरोध जारी रहेगा। अदरवाइज ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नियम लेकर के आई थी और रास्ता लेकर के आई थी। और आज वो कहती नहीं, हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं मानते, हम तो कट्टरवाद मानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बहरूपीय, दोहरेपन, समय समय पे अपने आप में बदलाव करना। और भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। सरिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र यादव फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, इस बात ऐसा है ये हमारे ये समाजवाद के भाई जो बोल रहे हैं, ये लोग बड़का ढोंगी लोग हैं। ये लोग कांग्रेस के पहले फिरका प्रस्त कहते थे लोग, राजद और जो ये समाजवादी के भाई। अरे वोटर लिस्ट पे बात करिए, पे जाके बैठ के खेल रहे हैं भाई। उसी को नेस्तनाबूद के इनके माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव जब बोलते हैं बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद 90 के दशक में कांग्रेस के बटिया बैठ करके आए थे। आज उसी के गोद में जाकर के बैठ करके जिस कॉलेज के इन्होंने समय लेके आते हैं, दर्शक अपना कीमती समय लाते हैं आपका कार्यक्रम देखने के लिए। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जैसे लोगों का भोंपू शुरू हो जाता है। जो है ना, लज्जा यदि नहीं आती है तो चंदा करके लजौनी से आ लीजिए आप लोग देश हित की बात करने वाले लोग नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान आप लोग करा रहे हो, आप लोग ताजिया पूछते हो। मेरे भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं समाजवादी भाई, कि बिहार के अंदर में मुहर्रम के दिन आदरणीय राउरी देवी जी
ताजिया अमित जी पूछती का ये विषय है। और जो है ना मोतिहारी की धरती ऐसे पर भूपेंद्र यादव, अजय भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, हत्या हो जाती वोटर है। रिफॉर्म का इसका मसला कौन है। जवाब देगा? भूपेंद्र यादव सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, वोटर मैं रिफॉर्म का इससे मामला है, ये मुद्दे तो पे रहिए, आप आगे रिफॉर्म बढ़ने की लगते हैं। मामले में मुद्दे हाँ, पर हूं मेरे भाई। हाँ। लेकिन ये भाई साहब ने जब स्टार्ट किया है जी। तो मैं इनको जवाब क्यों ना दूं? जी जवाब ये लोग दीजिए। ताजिया पूछ करके जादू अरे वंश स्टार्ट का हत्या आपने किया कराते था, हैं। आपने बताया आपके इनके घर में यहाँ जो है 48 ना, फौजी हैं। शैलेश यादव का हत्या हो आपने गया। बताया, मैंने उस बात कहाँ को आगे थे बढ़ा आपके? दिया। अखिलेश आप यादव उनकी जी नालायक एक संतान हो, मुसलमान मार दिया। जो सेना का अपमान करते कहाँ हो। थे महाशय? आप उन 48 और मैं परिवार के अपने तेजस्वी लोगों जी की से नालायक पूछता हूं, औलाद कोई भाइयों, लोग का जो है ना भाइयों के जबान से नहीं खुलता है जो मेरे सेना भाई। का अपमान ये करते हैं कि लोग रोंगिया देश में आ गए, तुष्टिकरण की बांग्लादेशी राजनीति देश करके में आ पूरे गए। बिहार को नहीं पूरे देश को आप मटिया उनके में रिश्ते को चढ़ाने के कलंकित फिराक करते में हो, लोग हैं 48 भाई। लोगों को भी अपमानित और ये करते हो लोग अपने पूरा परिवार के। देखिएगा कि जो है ना ये लोग कोशिश करेगा कि देश का बंटवारा के कगार पर खड़ा कर देगा। ऐसे लोग तुष्टिकरण की राजनीति करके ये लोग सही राजनीति के दिशा में नहीं चल ठीक रहे है, हैं। सरिता, जिस कांग्रेस सरिता। को लोग मटिया मेट किए थे उसी के गोद में खेल रहे हैं। हाँ। इससे देश का जो है ना विकास नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं। सरिता, भूपेंद्र यादव की बात भी आपने सुन लिया, यश भारती का भी आपने सुन लिया, जो उनका मंतव्य है, जो उनकी बात है। आरजू में आ रहा हूं आपके पास, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सरिता जी, इस चीज से वोटर का तो भला नहीं हो पाएगा। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजेपी, ये तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, सफाई देती रहेंगी, लेकिन नुकसान तो वोटर का हो गया। राइट टू वोट जो संविधान में निहित है, हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि देश के हर नागरिक को अधिकार है वोट करने का, अपना मत देने का, उससे तो 35-40 लाख लोग सीधे वंचित हो गए। तो हो गए हैं। और अभी ये जो चल रहा है, ये अभी हिंदू मुसलमान करने की बात नहीं है। जहाँ पे अभी चल रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग हिंदू मुसलमान मत कीजिए। अभी बात चल रहा है कि लोगों के वोट छीन गए हैं। जी की जरूरत है कि जो पहले चल रहा था अभी उससे वैसे ही रहना चाहिए और इसमें अभी ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। कि बात हुई थी कि 1 महीना पहले ही क्यों केंद्र सरकार को सूझ रही है या पार्टी को सूझ रही है कि अभी हमें सारा डॉक्यूमेंट चाहिए और अभी हमें सारे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो अभी तो वोटर के तो वोट छीन ही रहे हैं ना, तो इसमें तो जनता का जो अधिकार है वो तो छीन ही रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा जो है पार्टी को लेके बात करते हैं, तो हमें पार्टी को लेके बात नहीं करना है। जिससे आम जनता परेशान हो रही है, हमें उस पे बात करनी है। और अभी बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात जो है वो बहुत पहले होना चाहिए था ना। अभी इलेक्शन से पहले ये बात क्यों हो रही है? तो ये तो आम जनता सवाल पूछेगी ही ना, ये तो अधिकार है हमारा जानना। आपके हिसाब से क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों अभी बात हो रही है रोहिंग्या की? अभी बात हो रही है, नहीं होना चाहिए था अभी। आपको क्या वजह लग रही है? इलेक्शन आया है तो इलेक्शन से पहले जो है वोटर कम कर रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वोटर कम हो जाएंगे ना इससे, तो कहीं ना कहीं मैं तो कहती हूँ पार्टी का जो फायदा होगा सो होगा, लेकिन इसमें आम जनता जो परेशान किसका फायदा दिख रहा है आपको? सोचने की बात है। अंदाजन किसका फायदा दिख रहा है आपको सरिता? ये देखिए फायदा अभी मैं किसी पार्टी को लेके नहीं बोलूंगी कि कौन से पार्टी का फायदा और कौन से पार्टी का फायदा नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके वजह से जितने आम जनता परेशान हो रही है, तो अभी हमें इस पे फोकस करने की जरूरत होनी चाहिए। अभी हमें पार्टी विशेष को लेके बात नहीं करना है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप 1 महीने का समय दे रहे हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करें, जो इम्पॉसिबल हो रहा है लोगों के लिए। और यहाँ पे वोटर कम हो रहे हैं और उनका वोट देने का अधिकार कहीं ना कहीं छीन रहा है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है हम लोगों को। अभी ना हमें तो अब तो काम खत्म हो गया ना सरिता जी? अब तो एक हफ्ते में अब तो काम खत्म है, 1 हफ्ते बाद तो सब मामला खत्म। 10% फॉर्म और भरने हैं, 35 लाख लोग कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली ये बात कह दी है। यही तो है ना सवाल केंद्र सरकार से, यही तो सवाल है कि आखिर एंड टाइम पे क्यों ये सब हो रहा है। अब अभी उनको याद आ रहा है बांग्लादेशी, अभी याद आ रहा है पाकिस्तान। तो सरकार तो कह रही है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन सरकार सत्ता में कब से है? सरिता सिंह जी, सरकार तो यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। आरजू खान, बीजेपी के प्रवक्ता, सिर्फ भूपेंद्र यादव नहीं, पूरा का पूरा बीजेपी कैडर ये बात कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा है, उसमें हमारा कोई दखल अंदाजी नहीं है। आरजू खान के पास चलिए, मल्टी ले आए पीछे। तो सरिता जी, मैं आरजू खान से सवाल पूछ रहा हूँ। आरजू, ये बात लगातार बीजेपी कह रही है और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, नेता प्लेटफॉर्म पर, टीवी प्लेटफॉर्म पर, सब जगह यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एपेक्स बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, हमारा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा लग रहा है आपको? आरजू खान, कमीशन से हम जवाब मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब क्यों देती है? जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन वही है
और हमारे तो और आपके डिबेट का आज का मुद्दा क्या था? इलेक्शन कमीशन, वोटर्स थे। अब ये बताइए कि आपके पूरे डिबेट को हिंदू मुसलमान में भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं भी उसी ट्रैक पे आऊं? क्या देश वहां खंडित नहीं होता है? जब बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मधेपुरा में मंदिर में जाते हैं और मंदिर में निकलने के बाद उसको धोना पड़ता है, क्या वो मुसलमान ने किया था क्या? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साउथ में मंदिर में जाना चाहते हैं और उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, क्या वो किसी मुसलमान ने किया था क्या? कोई यादव अगर उत्तर प्रदेश में जाकर शास्त्रों को पढ़ना चाहता है तो उसके सर को छील दिया जाता है और उसको फिर मूत्र पिलाया जाता है, उसके सर को धोया जाता है। तो ये मुसलमान ने किया था क्या? किसी अगर हिंदू भाई को, किसी दलित भाई को अगर गोबर खिलाया जाता है तो क्या ये किसी मुसलमान ने किया था क्या? किसी अगर बलात्कारी को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में माला पहना के उसका स्वागत करती है, कुलदीप सेंगर टाइप के लोगों का, ब्रिजभूषण शरण जो कि इन्हीं के नस्ल पोषित लोग हैं, जो बेटियां देश के लिए मेडल लेके आती हैं हरियाणा की, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है कितने महीने तक अपने टीवी चैनल्स पे दिखाए, तो वो क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? डिबेट का मुद्दा हमेशा डिबेट के अधीन होना चाहिए जी। हिंदू मुसलमान करके ये आपको क्या मिलने वाला है? नहीं अर्जुन, सवाल मेरा ये है, अर्जुन सवाल ये, क्या चुनाव आयोग सच में एपेक्स बॉडी की तरह काम कर रहा है देश में? मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने फर्स्ट राउंड में कहा कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है और इसकी वजह से सवाल लाजमी है और हम सवाल करेंगे और सवाल करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, दायित्व बनता है। अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल सुनना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को, क्योंकि उनकी जवाबदेही है सवाल का जवाब देना। आप चाहते हैं कि कोई आपसे सवाल ही न करे। हम तो चाहते हैं कि पहलगांव पे जो है 2 दिन का पार्लियामेंट्री सेशन हो और पूछे हम किस तरीके से चूक हुआ, जो आप कहते हैं कि बहुत मजबूत सरकार है। अभी पुलवामा नहीं हुआ था, RDX 400 के उतने केसी कहां से आ गए, वो सवाल आज भी जिंदा है। उसके बाद पहलगांव हो जाता है। आज 3 महीने से ज्यादा हो चुके, उनका फर्जी स्केच निकालते हैं और यहाँ 35 लाख वोटरों को आप काट देते हैं। इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है कि कौन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी है। जवाब ले लेते हैं। कोई आके दूर देश से आपके देश में घुस के कब अपने देशवासियों को मारता है तो आपकी कोई उस पर जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है भूपेंद्र यादव, जवाब दीजिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे। यश भारती, आई विल कम टू यू। भूपेंद्र यादव 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 60 सेकंड। मैं राजद के भाई से यही पूछना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी जी, ये जो हल्ला करते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उसमें से कई गो यादव के दिए? दूसरी बात, ये अपने गरेड़ी समाज के बीच जब जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 20-20 को भेड़ा देंगे। तो आप तो गरेड़ी है तो 20-20 को भेड़ा दे दीजिएगा, अब बाकी 90% जो किशनौट और मजरोट यादव है उसको गाय कब दीजिएगा, ये ना बताइए। ठीक है यश भारती, गोविंद भाई ज्यादा वक्त नहीं है। आरजू वेरी सॉरी, वक्त नहीं है, आखिरी 60 सेकंड है। गोविंद भाई इतना वक्त नहीं है, गोविंद भाई वक्त नहीं है। आप यश भारती, गोविंद भाई माफी चाहता हूं, डिबेट में ज्यादा वक्त नहीं। यश भारती 60 सेकंड। मैं तीसरी बार इस बात को दोहरा रहा हूं जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बनती है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के बाद, चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद आखिर 1 महीने तक वोटर लिस्ट फ्रीज और सीज क्यों नहीं होती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में नहीं खड़ी? चलिए कोशिश करेंगे अगले डिबेट में भूपेंद्र यादव जवाब दें। भूपेंद्र यादव वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू खान, थैंक यू सो मच, आप शो में आए। सरता जी बहुत बहुत शुक्रिया। यश भारती बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। भूपेंद्र यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिहार में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है और वाजिब सवाल लगता भी है, लेकिन 37 लाख वोटर कट गए 1 हफ्ते 10 दिन में, पता कैसे चल गया? यही तो असली मसला है, पेच यहीं पर फंसा हुआ है। रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जाए।